नमस्कार, खबर स्नैप में आपका स्वागत है। आज दिनांक है 8 अक्टूबर 2025 और दिन है वेंसडे। तो चलिए बिना समय गवाए करते हैं चर्चा आज के अंतर्राष्ट्रीय दुनिया की खबरों पर। नमस्कार और स्वागत है। इस्राएली मीडिया में अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की गजा शांति योजना पर जोरदार चर्चा है। बीबीसी के अनुसार ट्रंप ने इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ मुलाकात के बाद 20 सूत्रीय शांति प्रस्ताव पेश किया है। इस योजना में गजा में तत्काल इस्राएली सैन्य कार्रवाई रोकने और हमास द्वारा बंधकों की रिहाई की बात कही गई है। इस्राएली मीडिया का मानना है कि नेतन्याहू के पास ट्रंप की बात मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। अखबार हायरिट्ज के अनुसार ट्रंप इस शांति योजना को लागू करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। कई अखबारों ने इसराइल और हमास के बीच चल रही बातचीत को गजा युद्ध समाप्त होने की दिशा में एक सकारात्मक कदम बताया है। मारिव ने इसे काहिरा से उम्मीद बताया है। हालांकि चैनल 14 जैसे कुछ दक्षिणपंथी मीडिया आउटलेट्स ने इस योजना को अस्पष्ट बताया है। विश्लेषकों का मानना है कि ट्रंप इस मुद्दे पर काफी सक्रिय हैं और नेतन्याहू को उनके प्रस्ताव का समर्थन करना होगा। अब देखना यह है कि ये शांति योजना किस दिशा में आगे बढ़ती है। नमस्कार और स्वागत है। रूस ने परमाणु परीक्षण को लेकर एक कड़ी चेतावनी जारी की है। रूस के उप विदेश मंत्री सर्गेई रयाबकोव ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि अगर किसी भी देश ने परमाणु परीक्षण करने का दुस्साहस किया तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। रूस ने इशारों में अमेरिका को भी घेरा है और कहा है कि अमेरिका लंबे समय से परमाणु परीक्षणों के लिए जरूरी बुनियादी ढांचे को युद्धकालीन स्थिति में बनाए हुए है। रूस का कहना है कि वो ऐसे किसी भी देश पर पैनी नजर रख रहा है जो परमाणु परीक्षण करने की क्षमता रखता है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी हाल ही में कहा था कि अगर कोई परमाणु परीक्षण की तैयारी कर रहा है तो रूस जवाबी कार्रवाई करेगा। यूक्रेन युद्ध को लेकर रूस और अमेरिका के संबंध पहले से ही तनावपूर्ण हैं और रूस का यह बयान स्थिति को और भी गंभीर बना सकता है। देखना होगा कि इस चेतावनी का अमेरिका पर क्या असर होता है। यरूशलम के अल-अक्सा मस्जिद परिसर में इजरायली राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतमार बेन-ग्वीर के दौरे से नया विवाद खड़ा हो गया है। उन्होंने परिसर में खड़े होकर एक वीडियो जारी किया जिसमें इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से गाजा पर पूरी तरह से जीत हासिल करने और हमास को खत्म करने की अपील की है। बेन-ग्वीर ने कहा कि इजराइल टेम्पल माउंट का मालिक है। उनके इस बयान पर जॉर्डन ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। जॉर्डन के विदेश मंत्रालय ने इसे अंतर्राष्ट्रीय और मानवीय कानूनों का उल्लंघन बताया है। मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि ये मस्जिद की ऐतिहासिक और कानूनी स्थिति का खुला उल्लंघन है और परिसर की पवित्रता का अपमान है। उन्होंने यरूशलम में इस्लामिक और ईसाई स्थलों पर इस तरह के भड़काऊ कृत्यों के गंभीर परिणाम होने की चेतावनी दी है। गौरतलब है कि अल-अक्सा मस्जिद, जिसे मुसलमान हरम अल शरीफ भी कहते हैं, फिलिस्तीन और इजरायल के बीच विवाद का एक प्रमुख केंद्र रहा है। नमस्कार और स्वागत है। अमेरिका द्वारा पाकिस्तान को AIM-120 एडवांस्ड मीडियम रेंज एयर टू एयर मिसाइल देने के फैसले पर भारत में राजनीतिक घमासान मच गया है। कांग्रेस पार्टी ने इस मुद्दे पर मोदी सरकार पर कूटनीतिक विफलता का आरोप लगाया है। कांग्रेस का कहना है कि पाकिस्तान को ये मिसाइल मिलना भारत के लिए चिंता का विषय है। पार्टी का आरोप है कि सरकार की नीतियों के कारण अमेरिका ने पाकिस्तान को ये मिसाइल देने का फैसला किया है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने सोशल मीडिया पर इस मुद्दे को उठाते हुए सरकार पर निशाना साधा है। हालांकि अमेरिका का कहना है कि ये मिसाइल नाटो देशों के अलावा ताइवान और इजरायल को भी दी जाएगी। इस फैसले से रूस, चीन और ईरान जैसे देशों में भी चिंता बढ़ सकती है। अब देखना यह है कि भारत सरकार इस मामले पर क्या रुख अपनाती है। क्या ये वाकई में कूटनीतिक नाकामी है या इसके पीछे कोई और रणनीति है? बने रहिए हमारे साथ, हम आपको इस खबर पर अपडेट देते रहेंगे। नमस्कार और स्वागत है। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की खुलकर प्रशंसा की है। वॉशिंगटन में एक कार्यक्रम के दौरान कार्नी ने ट्रंप को ट्रांसफॉर्मेटिव राष्ट्रपति बताया और कहा कि उनकी नीतियों ने वैश्विक राजनीति और अर्थव्यवस्था को एक नया आकार दिया है। कार्नी ने विशेष रूप से भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव कम करने में ट्रंप की भूमिका की सराहना की। व्हाइट हाउस में हुई द्विपक्षीय वार्ता के दौरान कार्नी ने कहा कि ट्रंप की नीतियों के कारण नाटो सहयोगियों द्वारा रक्षा खर्च में बढ़ोतरी हुई है और अजरबैजान और आर्मीनिया जैसे देशों के बीच भी शांति स्थापित हुई है। उन्होंने ईरान को आतंकवाद के स्रोत के रूप में कमजोर करने का भी श्रेय ट्रंप को दिया। हालांकि भारत ने इस मामले में किसी भी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता को खारिज करते हुए स्पष्ट किया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम समझौता दोनों देशों के सैन्य संचार चैनलों के माध्यम से हुआ था कि किसी बाहरी हस्तक्षेप से। फिर भी कार्नी का ये बयान कनाडा और अमेरिका के बीच संबंधों में एक महत्वपूर्ण बदलाव का संकेत देता है। नमस्कार। जापान में तूफान हेलोंग को लेकर अलर्ट जारी किया गया है।
मौसम विभाग के अनुसार यह तूफान प्रशांत महासागर में सक्रिय है और 15 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से उत्तर की ओर बढ़ रहा है। इसकी अधिकतम हवा की गति 252 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है, जिससे यह अत्यंत शक्तिशाली बन गया है। अनुमान है कि आज रात ये ईजू द्वीप समूह के पास पहुंचेगा और दक्षिणी द्वीपों से टकरा सकता है। भारी बारिश और तूफानी हवाओं की चेतावनी जारी की गई है। ईजू द्वीपों पर भारी वर्षा की आशंका है, जिससे बाढ़ और भूस्खलन का खतरा बढ़ गया है। हवा की गति 180 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है और झोंके 250 किलोमीटर प्रति घंटा तक। तटीय इलाकों में ऊंची लहरों की चेतावनी भी जारी की गई है। प्रशासन ने लोगों से सुरक्षित रहने और मौसम विभाग की चेतावनियों का पालन करने की अपील की है। तूफान 10 अक्टूबर तक जापान के पूर्वी तट से गुजरेगा। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए। नमस्कार और स्वागत है। म्यांमार से एक दुखद खबर सामने आई है। यहाँ एक बौद्ध धार्मिक आयोजन के दौरान हुए पैराग्लाइडर हमले में कम से कम 24 लोगों की जान चली गई है, जबकि 47 से अधिक घायल बताए जा रहे हैं। ये घटना चोंगू नगर में हुई, जहां लोग थाडिंग्युट त्योहार मनाने के लिए इकट्ठा हुए थे। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार एक मोटर चालित पैराग्लाइडर से 2 बम गिराए गए। यह हमला ऐसे समय में हुआ है जब म्यांमार में गृहयुद्ध की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि 2021 में सेना ने सत्ता पर कब्जा कर लिया था। संयुक्त राष्ट्र के अनुमान के मुताबिक इस हिंसा में अब तक 5000 से ज्यादा आम नागरिक मारे जा चुके हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि हमले के बाद मृतकों की पहचान करना भी मुश्किल हो गया था। इस घटना ने म्यांमार में पहले से ही अस्थिर स्थिति को और भी गंभीर बना दिया है। सेना पर विमानों की कमी के कारण पैराग्लाइडर का उपयोग करने का आरोप है। नमस्कार और स्वागत है। बांग्लादेशी मॉडल मेघना आलम, जो 2020 में मिस अर्थ बांग्लादेश भी रह चुकी है, इन दिनों मुश्किलों से घिरी हुई हैं। उन्हें इस साल अप्रैल में ढाका पुलिस ने गिरफ्तार किया था। आरोप है कि मेघना का सऊदी अरब के एक पूर्व राजदूत के साथ प्रेम संबंध था और इसी सिलसिले में उनसे उगाही की कोशिश की गई। इस घटना ने बांग्लादेश में राजनीतिक और कूटनीतिक विवाद को जन्म दे दिया है। मेघना का कहना है कि उन्हें सऊदी राजनयिक के साथ संबंधों पर बोलने से रोकने के लिए गिरफ्तार किया गया। उनके पिता ने बताया कि मेघना ने राजदूत से शादी करने से इनकार कर दिया था, क्योंकि उनके पहले से ही पत्नी और बच्चे थे। फिलहाल मेघना जेल से बाहर हैं, लेकिन कानूनी लड़ाई और चरित्र पर उठ रहे सवालों के कारण उनकी मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। इस घटना ने उनके करियर और निजी जीवन पर गहरा प्रभाव डाला है। मॉडलिंग की दुनिया में नाम कमाने वाली मेघना अब अपनी छवि बचाने की लड़ाई लड़ रही हैं। नमस्कार और स्वागत है। नोबेल शांति पुरस्कार 2025 की घोषणा 10 अक्टूबर को होने वाली है। सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि क्या अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को यह प्रतिष्ठित सम्मान मिलेगा। गाजा शांति योजना सहित तमाम प्रयासों के बावजूद विशेषज्ञों का मानना है कि ट्रंप के लिए राह आसान नहीं है। ओस्लो स्थित नॉर्वेजियन नोबेल समिति जल्द ही विजेता के नाम का ऐलान करेगी। ट्रंप ने कई बार दावा किया है कि उन्होंने कई संघर्षों को सुलझाया है और वे इस पुरस्कार के हकदार हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ इससे सहमत नहीं हैं। ओस्लो के शांति अनुसंधान संस्थान की प्रमुख नीना ग्रेगर ने ट्रंप की नीतियों को अल्फ्रेड नोबेल के आदर्शों के विपरीत बताया है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से अमेरिका के अलग होने और व्यापार युद्ध छेड़ने जैसे कदमों का उल्लेख किया। इस वर्ष कुल 338 लोगों को नामित किया गया है, जिनमें सूडान के आपातकालीन प्रतिक्रिया कक्ष, क्रेमलिन आलोचक एलेक्सी नवल्नी की विधवा यूलिया नवलनाया और लोकतांत्रिक संस्थाओं और मानवाधिकारों का कार्यालय जैसे नाम शामिल हैं। देखना होगा कि शांति के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए ये पुरस्कार किसे मिलता है।